साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 2 बहुपद के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे और हमारा सबसे पहला पॉइंट है बहुपद। तो देखो बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात 0 या धनात्मक पूर्णांक को बहुपद कहलाता है। यानी कोई भी बीजीय व्यंजक होता है उसमें चर की घात अगर 0 है या फिर कोई भी प्लस की संख्या है तो वो व्यंजक हमारा क्या बन जाएगा? बहुपद बन जाएगा, है ना। हमने पढ़ा है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, जिसमें चर और कोई भी संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या जिसे हम क्या कहते हैं? अचर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा चर हो गया और ये हमारी क्या हो गई? ये वास्तविक संख्या यानी कि क्या हो गया? अचर हो गया। और बीच में हमारा प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो हमारा व्यंजक बना है इसी को हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, अब ये बीजीय व्यंजक जो है वो बहुपद कब बनेगा इसको भी समझो। ठीक है, तो बहुपद बनने के लिए क्या चाहिए कि जो ये चर है ना, इस चर पर घात आपकी क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। या तो आप कहो पूर्ण संख्या होनी चाहिए या फिर 0 या प्लस वाली संख्या यानी धनात्मक संख्या। ठीक है, इसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जैसे मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, यहाँ पर है x की घात 2 + 2x + 5। तो ये हमारा क्या एक बीजीय व्यंजक है। लेकिन क्या ये बहुपद है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें देखो चर क्या है? x है और उस पर घात कितनी है? 2। यहाँ पर चर क्या है? x है, इस पर घात कितनी है? 1। ये दोनों ही जो है प्लस की घात है ना। इसका मतलब ये हमारा एक बहुपद बनेगा। y + 3 भी हमारा क्या है? बहुपद, क्योंकि ये चर है y और इस पर घात कितनी है? 1 है। यहाँ पर चर क्या है? t और घात कितनी है? 3, घात है 2, घात है 1, यानी ये भी हमारा क्या है? बहुपद है। तो कौन सा बहुपद नहीं होगा? जैसे मान लो मैंने एक बीजीय व्यंजक लिया x की घात 1/2 + 5। ठीक है, तो ये जो बीजीय व्यंजक है ये हमारा बहुपद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस पर चर की जो घात है वो एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, बट्टे वाली संख्या है। जबकि घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी प्लस की जो भी संख्या है वो सारी हो सकती है ना। तो क्या x की घात 0.5 + x + 3 ये हमारा बहुपद हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो इस चर पर तो घात 1 है लेकिन इस चर पर घात क्या है? 0.5 है और 0.5 जो है वो पूर्ण संख्या में नहीं आता है। समझ गए आप? यानी घात कैसी होनी चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या फिर प्लस का कोई भी नंबर हो सकता है। बट्टे वाली संख्या भी नहीं होनी चाहिए और आपके ये पॉइंट वाली संख्या भी नहीं होनी चाहिए, रूट वाली संख्या भी नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो x की घात मैंने √2 लिख दिया और +5 लिख दिया, तो ये भी हमारा बीजीय व्यंजक है लेकिन ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसके ऊपर एक अपरिमेय संख्या है ना। तो बहुपद हमारा कौन होगा? जिस पर चर की घात हमेशा क्या हो? चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या हो, यानी 0 और प्लस की संख्या। ठीक है, चलो फिर है बहुपद की घात। दूसरा पॉइंट है बहुपद की घात। अब देखो बहुपद की घात क्या होता है। किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे मान लो मैंने एक उदाहरण लिया, ये px का मतलब होता है बहुपद। बहुपद को गणित में कैसे लिखते हैं? तो बहुपद को गणित में हम लिखते हैं px से। x का मतलब क्या है? ये जो बहुपद है उसमें चर हमारा x है। तो एक बहुपद लिया मैंने, क्या है? 5x की घात 3 + 3x + 2। तो ये हमारा बहुपद है और इसमें हमें समझना है कि बहुपद की घात क्या होती है। तो देखो इसमें ये भी हमारा चर है और ये भी हमारा क्या है? चर है। इस चर की घात 1 है लेकिन इस चर की घात कितनी है? 3 है। तो सबसे ज़्यादा घात क्या है? 3 है। तो वही हमारी क्या हो जाएगी? बहुपद की घात हो जाएगी। यानी अगर मैं इस बहुपद की घात पूछूं तो उत्तर हमारा कितना आएगा? 3 आएगा। इस बहुपद की घात कितनी है? 3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट नोट करने हैं। नोट करने का मतलब इनको हमें याद रखना है। पहला पॉइंट है अचर बहुपद की घात सदैव शून्य होती है। अब अचर बहुपद क्या होता है? जिसमें चर नहीं होता। जैसे मैंने लिखा 3, तो ये हमारा इसमें चर नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे? अचर बहुपद। क्यों कहेंगे अचर बहुपद? इसको समझो। आप तो कहते हैं बहुपद क्या होता है? जिसमें चर की घात क्या हो? चर की घात पूर्ण संख्या हो, है ना। पूर्ण संख्या मतलब जिसकी घात 0, 1, 2, 3 इनमें से कोई हो, वो हमारा क्या होता है? बहुपद होता है। अब ये 3 जो है वो हमारा अचर बहुपद है, वो कैसे पता चलेगा? तो क्या मैं 3 को x
की घात 0 से गुणा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि x की घात 0 यानी किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका उत्तर हमेशा कितना आता है? 1 आता है। जैसे 5 की घात 0 1 आएगा, 2 की घात 0 1 आएगा, है ना। यानी किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उत्तर हमारा 1 आता है। तो यहाँ 3 इंटू, ये समझना, 3 इंटू एक्स की घात 0, तो x की घात 0 मतलब कितना? 1, तो 3 का 1 से गुणा कितना हुआ? 3। तो ये 3 जो है वो हमारा एक अचर बहुपद है और इसके साथ गुणे में मैं x की घात 0 लिख सकता हूँ, है ना। और अचर बहुपद की यहाँ पर घात हमेशा कितनी आएगी? 0 आएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर नोट करके लिखा है कि कोई भी अचर बहुपद हो उसकी घात सदैव क्या होती है? शून्य होती है। दूसरा पॉइंट है शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती, ये भी याद रखना है आपको। अब हमारा अगला पॉइंट है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो देखो, घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। तो देखो, रेखिक बहुपद क्या होता है? इस प्रकार के बहुपद की घात 1 होती है ना। अभी हमने पढ़ा बहुपद की घात के बारे में। तो जैसे मैंने एक बहुपद लिया x + 5, तो इसमें चर हमारा क्या है? x है और इस पर घात कितनी है? 1 है। तो जिसमें अधिकतम घात, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद कहते हैं। रेखिक बहुपद कहते हैं। और बहुपद को हम कैसे लिखेंगे? px से लिखेंगे, है ना। px का मतलब हो गया इसमें चर हमारा x है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक मैंने बहुपद लिया pt और यहाँ पर ले लिया t + 2, है ना। तो इसमें भी चर की घात कितनी है? 1 है। तो ये भी हमारा कैसा बहुपद है? रेखिक बहुपद है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, वो आपको याद करना। जैसे 3x + 4, 5x, 6t - 2, ये सभी हमारे रेखिक बहुपद है क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। अब इसका यहाँ पर देखो मैंने व्यापक रूप भी लिखा है ना। अब व्यापक रूप क्या होता है उसको समझना आप। व्यापक रूप, ठीक है। मैंने कहा ये t + 2 हमारा क्या है? एक रेखिक बहुपद है ना, रेखिक बहुपद है। मैंने कहा कि इस कोई भी रेखिक बहुपद हमारे पास हो सकता है। मैंने कहा ऐसा रेखिक बहुपद बताओ जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, किसी संख्या का भेदभाव ना हो। जैसे मैंने कहा यहाँ t की जगह मैं m भी तो लिख सकता हूँ और 3m भी तो लिख सकता हूँ, 3m + 2 भी तो लिख सकता हूँ, ये भी तो एक रेखिक बहुपद है ना। तो 3 की जगह 5 भी तो लिख सकता हूँ, 7 भी तो लिख सकता हूँ, है ना। तो ये संख्याओं के साथ भेदभाव हो रहा है, तो एक काम करते हैं हम इनका व्यापक रूप लिख देते हैं, है ना। तो मैंने लिख दिया ax + b, तो यहाँ पर चर हमारा कितना है? x और इस पर घात कितनी है? 1। तो ये हमारा क्या हुआ? रेखिक बहुपद हो गया, है ना। और यहाँ a और b हमारी क्या होगी? वास्तविक संख्या हो सकती है, कोई भी वास्तविक संख्या। यानी a की जगह 1, 5, 7, 8 कुछ भी आ सकता है, b की जगह 0, 4, -3, -2 कुछ भी आ सकता है। समझ गए ना। तो इसे हम कहते हैं व्यापक रूप। तो अगर आपको कहे व्यापक रूप में रेखिक बहुपद का व्यंजक क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा ax + b। ठीक है, ये रेखिक बहुपद का व्यापक रूप है। नेक्स्ट है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? तो इस प्रकार के बहुपद की घात, अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। तो द्विघात में बहुपद की घात कितनी होती है? 2। जैसे मैंने ले लिया 5x की घात 2 + 2x + 3, तो ये भी चर है, ये भी चर है। इस चर में घात 1 है, इस चर में घात 2 है, तो अधिकतम घात 2 है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। अच्छा, तो अब द्विघात बहुपद का ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब इसका अगर व्यापक रूप पूछे, क्या पूछे? व्यापक रूप। तो व्यापक रूप क्या होगा कि भाई a की जगह यहाँ पर जो 5 है इसकी जगह मैं a लिख देता हूँ, x की घात 2, 2 की जगह b लिख देता हूँ, ये हो गया b × x, + 3 की जगह मैं c लिख देता हूँ। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? व्यापक रूप हो गया। और इसको हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे, जहाँ a, b और c कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो द्विघात बहुपद में अधिकतम घात चर की कितनी होती है? 2 होती है। फिर नेक्स्ट है त्रिघात बहुपद। तो देखो, त्रिघात बहुपद क्या है? इस प्रकार के बहुपद की घात कितनी होती है? 3 होती है, अधिकतम घात 3 होती है। जैसे मैंने कोई भी एक बहुपद लिया, जैसे pt एक बहुपद है, और बहुपद क्या है? t की घात 3 + 2t + 5, 2t² कर देते हैं, + 5t + 6,
ये मैंने एक व्यंजक लिखा, एक बहुपद लिखा। इसमें देखो चर कहाँ है, ये भी चर है, ये भी चर है और ये भी चर है। इस चर की घात 1 है, इस चर की घात 2 है और इस चर की घात अधिकतम घात कितनी है, 3 है। इसलिए अधिकतम घात है, इसका मतलब ये हमारा 3 घात वाला बहुपद यानी क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक है, अब इसको व्यापक रूप में लिखना है तो यहाँ टी के साथ 1 है तो इसको हम ए लिख देते हैं। ए एक्स की घात 3, एक्स लेना ठीक रहेगा, ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स की घात 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ अचर बहुपद क्या आ जाएगा, पद आ जाएगा डी। ठीक है, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, व्यापक रूप हो जाएगा। अब यहाँ ए बी सी डी ये हमारी क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है इनकी जगह पर। अच्छा, एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, यहाँ पर जब हम त्रिघात की बहुपद की बात करते हैं तो ये जो a है वो हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे वाली संख्या 0 हो गई तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब ये पूरा 0 हो गया तो फिर ये त्रिघात बहुपद तो कैसे कहलाएगा, नहीं कहला सकता, है ना। तो ये आगे वाली संख्या a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इसी केस में देखो द्विघात में भी a हमारा, यहाँ पर a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो ये रेखिक बहुपद बन जाएगा, इसलिए इसके व्यापक रूप में ये हमें बताना पड़ेगा a हमारा 0 नहीं होना चाहिए और त्रिघात में भी a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है बहुपद का शून्यक। अब ये बहुपद का शून्यक क्या होता है, बहुपद क्या होता है वो तो पता है, लेकिन वो शून्यक क्या है उसको समझना है। एक वास्तविक संख्या के, यानी कोई भी एक आप संख्या ले लो, +1 +3 -2 -4 2/3 कोई भी XYZ कोई भी संख्या ले लो, तो एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि p के बराबर क्या हो, 0 हो। अब इसको समझना, जैसे मैंने एक बहुपद लिया x + 5, एग्जाम्पल में देखो मैंने एक बहुपद लिया x + 5। अब इसमें चर क्या है, x, तो इसको मैं px लिख सकता हूँ, है ना। px मतलब ये एक बहुपद है। अब वापस परिभाषा पढ़ो, परिभाषा क्या है, एक वास्तविक संख्या, यानी यहाँ पर मुझे x की जगह कोई भी एक ऐसी संख्या सोचनी है कि मैं अगर इस वास्तविक संख्या के अंदर, यानी ये जो वास्तविक संख्या k है वो इस बहुपद के अंदर px का एक शून्य हो जाएगी, एक शून्यक हो जाएगी यदि p के बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी x की जगह मुझे एक ऐसी संख्या सोचनी है वो इस बहुपद में रखने पर इस पूरे का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे मान लो मैंने यहाँ x की जगह 1 रखा तो 1 + 5 कितना हो गया, 6 हो गया, तो ये 0 तो नहीं हुआ। 2 रखा तो 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, ये 0 नहीं हुआ। लेकिन अगर p और x की जगह में -5 रख दूँ, x की जगह में -5 रख दूँ तो देखो यहाँ x की जगह आ जाएगा -5 + 5, 5 में से 5 गया तो p - 5 मुझे क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, तो जिस पर बहुपद का मान 0 आ जाता है वही मान जो होता है वो इस बहुपद का क्या होता है, शून्यक होता है। तो अगर आपको पूछे कि x + 5 का शून्यक क्या होगा तो -5 इसका शून्यक होगा। ठीक है, यानी x बराबर -5 जो है वो -5 x का इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नीचे लिखा -5 बहुपद px का एक शून्यक है। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, जैसे मैंने एक बहुपद लिया px बराबर 2x/3। अब यहाँ x का मान मुझे रखना है और ऐसा मान रखना है कि यहाँ पर इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, 0, यानी इस पूरे को जब मैं सरल करूँ तो मेरा उत्तर क्या आ जाए, 0 आ जाए। यानी कुल मिला के मुझे क्या चाहिए, मुझे इस px का मान क्या चाहिए, 0 चाहिए। ठीक है, अब वो मुझे पता नहीं चल रहा है कि यहाँ मुझे क्या रखना है कि ये पूरा 0 हो जाए। तो एक आइडिया बताता हूँ, px को आप किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर। अब px आपका क्या है, px आपका है 2x + 3, तो px की जगह आप क्या लिख दो, 2x + 3 लिख दो और बराबर में क्या आ गया, 0। अब ये बन गया हमारा समीकरण। अब यहाँ x का मान रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है, तो पहले तो इस +3 को उधर भेजो, तो 2x अपनी जगह पर, बराबर अपनी जगह पर, 0 अपनी जगह पर, +2 उधर गया तो बन गया -3, 0 में से -3 गया, कितना बचा, -3, यानी 2x बराबर हमें मिला -3। अब ये 2 गुणे में है तो उसको उधर भेजो, तो x बराबर -3 अपनी जगह पर, ये 2 गुणे में है उधर गया तो /2 हो गया, यानी x का मान मुझे -3/2 मिला। तो यहाँ पर अगर मैं x का मान -3/2 रख देता हूँ तो मुझे px का क्या मान मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यानी कि अब
पी एक्स का शून्यक मुझे पता चल चुका है ना। इस x की जगह पर 2 गुणा x कितना रख दूँ, -3/2 रख दूँ, आगे कितना है +3 है। अब इसको सरल करूँगा तो पी एक्स का मान मुझे 0 मिलेगा। देखो 2 से 2 कटा, बचा -3, आगे है +3, 3 में से 3 गया 0, है ना। तो ये शून्यक निकालने का तरीका हो गया। शून्यक कैसे निकालना, जो बहुपद हमें दिया हुआ है उसको 0 के बराबर कर दो। जैसे ही आप 0 के बराबर करोगे आपको x का मान मिलेगा, और जो ये x का मान मिलेगा वही इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक है। अगला पॉइंट है बहुपद के शून्यांक तथा गुणांक में संबंध। ठीक है। तो जो हमने बहुपद पढ़े, हमने 3 प्रकार के बहुपद पढ़े। रेखिक बहुपद जिसमें चर की घात 1 होती है, द्विघात बहुपद जिसमें चर की घात अधिकतम घात 2 होती है, और त्रिघात बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है। तो इन तीनों के हमें देखो, शून्यांक क्या होता है अभी मैंने बताया, जिस पर बहुपद का मान क्या होता है 0 हो जाता है, उसको हम शून्यांक कहते हैं। और गुणांक क्या है, तो जो अभी हमने व्यापक रूप बनाए हैं, है ना, जैसे रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या बनाया, ax + b, ये रेखिक बहुपद का व्यापक रूप हो गया। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या बनाया, ax की घात 2 + bx + c। और त्रिघात का व्यापक रूप क्या बनाया, ax की घात 3 + bx की घात 2 + cx + d। ठीक है। तो अब इसमें देखो गुणांक क्या होता है, अब उसको समझना हो। शून्यांक तो आपको समझ में आ गया शून्यांक क्या होता है, अब गुणांक क्या होता है उसको समझो। यहाँ पर चर के साथ जो संख्या गुणे में होती है उसी को हम गुणांक कहते हैं। जैसे x का गुणांक क्या हो गया, a हो गया। ठीक है। और यहाँ कोई चर नहीं है तो ये हमारा अचर पद का गुणांक हो गया, है ना। ये क्या हो गया, अचर पद का गुणांक। ठीक है। और यहाँ पर x की घात 2 का गुणांक a हो गया, x का गुणांक b हो गया, और ये हो गया अचर पद का गुणांक। फिर x की घात 3 का गुणांक a हो गया, x की घात 2 का गुणांक b हो गया, x का गुणांक c हो गया, और ये अचर पद का गुणांक हो गया। ठीक है। तो ये 3 तो चर के गुणांक है, और ये लास्ट वाला हमारा अचर पद का गुणांक है ना। तो अब आपको दोनों पता चल गए, शून्यांक भी पता चल गए। शून्यांक क्या होता है, जिसमें बहुपद का पूरा मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, उसको हम शून्यांक कहते हैं। और गुणांक क्या होता है, जो चर के साथ गुणे में होते हैं उसको हम गुणांक कहते हैं। अब इन दोनों में क्या संबंध है उसको हमें समझना है। तो देखो, सबसे पहले हम रेखिक बहुपद के लिए उसके शून्यांक और गुणांकों में संबंध स्थापित करते हैं। तो देखो, रेखिक बहुपद क्या होता है, जैसे मैंने एक उदाहरण लिया 2x + 3, ये हमारा एक रेखिक बहुपद है क्योंकि इसमें चर की घात 1 है ना। और इसका व्यापक रूप क्या होगा, ax + b, ये इसका व्यापक रूप होगा। अब इसका एक शून्यांक होगा, यानी जब मैं इसको सरल करूंगा तो मुझे इसका क्या मिलेगा, एक शून्यांक मिलेगा। अब शून्यांक निकालने के लिए मैंने क्या करा, तो 2x + 3 को मैंने 0 के बराबर करा। अब मैंने 3 को उधर भेजा तो 2x बराबर क्या आ गया, -3 आ गया। 2 को उधर भेजा तो ये गुणे में है तो उधर जाके ये बट्टे में आ गया, यानी -3/2 हो गया। तो ये इस बहुपद का क्या आ गया, एक शून्यक आ गया, है ना। तो इसको भी जब हम सरल करेंगे तो इसका भी क्या आएगा, एक शून्यक आएगा। उस शून्यक को मैंने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। देखो, ये ABCD वाले जो होते हैं ना, वो व्यापक रूप में थोड़ा आपको ध्यान से समझना पड़ता है। यहाँ पर तो मुझे संख्या मिल गई, लेकिन यहाँ पर मुझे संख्या सोच समझ कर बतानी पड़ेगी। तो मैंने एक इसका शून्यांक बता दिया अल्फा, ये अल्फा है। क्या है, अल्फा। तो अल्फा इसका क्या हो गया, एक शून्यक हो गया। क्या हो गया, शून्यक हो गया। अब मुझे इसमें शून्यक निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो इसको मैं 0 के बराबर करूंगा, है ना। पहले b उधर जाएगा तो ax बराबर ये b प्लस का उधर जाके माइनस का b हो गया। अब ये a गुणे में है तो ये इसके नीचे जाएगा, तो x बराबर मुझे क्या मिल गया, माइनस का b/a मिल गया, है ना। अब x का कोई भी जो मान होगा वही तो हमारा शून्यक होगा, तो उसको मैंने क्या मान लिया यहाँ पर अल्फा। तो अल्फा की x की जगह मैंने लिख लिया अल्फा। अल्फा यहाँ पर एक शून्यक है, ठीक है, बराबर ये -b/a। अभी मैंने बताया ये क्या है, गुणांक है ना। अब गुणांक भी किसके गुणांक है, तो देखो यहाँ पर ये b तो है अचर पद, है ना। तो ये b हमारा हो गया अचर पद का गुणांक, और a किसका गुणांक है, चर का गुणांक। और चर क्या है यहाँ पर, x, यानी ये x का गुणांक है। तो यहाँ पर अल्फा ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया शून्यक, ठीक है, बराबर ये -b हमारा क्या है, अचर पद का गुणांक है, अचर पद का गुणांक है, ठीक है, बट्टा a हमारा क्या है, तो a हमारा यहाँ पर x का गुणांक है, x का गुणांक है,
ठीक है, यही इसमें संबंध है और ये संबंध आपको याद रखना है। यानी इसमें संबंध क्या होता है, अल्फा बराबर -b/a होता है, ये इसके बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझो, मैंने इसका शून्य क्या निकाला, -3/2 निकाला, तो ये हमने अल्फा की जगह मैंने -3/2 लिख दिया, बराबर यहाँ पर इस साइड में क्या है -b/a, यानी इधर जब मैं b और a का मान रखूंगा तो ये इसके बराबर आएगा। अब देखो मान रखते हैं तो यहाँ पर देखो मैंने बट्टा लगा दिया, ऊपर क्या है माइनस, तो माइनस लगा दिया। अब यहाँ b देखो क्या है, तो देखो ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो b यहाँ कितना है 3, तो ऊपर आ गया 3। a हमारा x का गुणांक है ना, अचर पद का गुणांक है 3 और x का गुणांक क्या है 2, तो नीचे हमारा आ गया 2। तो देखो दोनों साइड हमारी बराबर हो गई। पहले तो मैंने शून्यक निकाला, वो शून्यक देखो, और अल्फा बीटा का b और a का मान रखा तो वो मान देखो, दोनों के आ गए बराबर आ गए, है ना। यानी ये हमारा क्या बन गया, एक सूत्र बन गया। ये सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक द्विघात बहुपद है, यानी जिसमें चर की अधिकतम घात 2 है, तो उसके शून्यंक और गुणांक में क्या संबंध होगा वो हमें समझना है। यानी उसमें जो शून्यांक हम निकालेंगे और गुणांक हम निकालेंगे उसमें क्या संबंध होगा वो समझना है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखो एक उदाहरण लिखा है x की घात 2 + 8x + 15, तो इसी को मैं सरल कर रहा हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, एक द्विघात बहुपद हो गया, यानी px बराबर x की घात 2 + 8x + 15, ठीक है। इसको हमें सरल करना है। सरल करना मतलब x का मान मुझे लाना है, तो इस पूरे को मुझे किसके बराबर रखना पड़ेगा, 0 के बराबर। तो x की घात 2 + 8x + 15 को मैंने किसकी बराबर रख दिया, 0 के बराबर। अब मैं क्या करूँगा, इसके गुणनखंड करूँगा। तो देखो गुणनखंड करना मैंने एक पूरी एक ट्रिक के साथ वीडियो बनाई है, जो कि मैं आपके आई बटन में वो वीडियो की लिंक दे दूँगा। तो उस पर आई बटन पर आप क्लिक करना, आपको वहाँ पर ये गुणनखंड कैसे करते हैं वो पूरा पता चल जाएगा। अब मैं इसमें शॉर्ट में इसके गुणनखंड कर रहा हूँ, है ना। देखो यहाँ पर ये तीसरा पद है 15। अब 15 किन किन के गुणे से बना है, तो 5 × 3, 5 त्रिया होता है 15, और यहाँ है 8, तो 5 और 3 को जोड़ने पर आता है 8, है ना। यानी इसके 2 टुकड़े हैं, एक तो 5 है और एक 3 है। तो यहाँ हो गया x की घात 2। अब मैं 8x को 2 भागों में लिखूँगा, एक तो लिखूँगा 5x + 3x, और ये हो गया हमारा लास्ट में 15, और इसको हमें 0 के बराबर रखना है। क्यों रखना है 0 के बराबर, क्योंकि मुझे इसका शून्यांक निकालना है ना। अब देखो, अब इसको आगे सरल करते हैं। देखो 8x वापस 5x और 3x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8x। तो ये संख्या हमें कहाँ से मिली, तो मैंने यहाँ पर 15 के 2 गुणनखंड किए, 5 और 3। तो देखो गुणा करने पर तो आ रहा है 15 और जोड़ने पर आ रहा है 8, तो वही टुकड़े यहाँ पर हमें लेने हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर मैं ये दोनों पद और ये दोनों पद ले रहा हूँ। यहाँ पर x, दोनों में x है तो x आ गया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा x + 5 प्लस यहाँ देखो दोनों में 3 का पहाड़ा है, तो 3 कॉमन आ गया, तो अंदर बचा 3 पंजे 15, 15 में 3 का भाग कितनी बार गया, 5 बार, तो अंदर बचा 5 बराबर 0। अब इसमें देखो यहाँ इस पद में भी x + 5 है और इस पद में भी x + 5 है, तो x + 5 मैंने कॉमन बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा x + 3 बराबर 0। अब देखो ये दोनों जो है वो किस में है, गुणे में, और ये दोनों किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो देखो कोई भी संख्या होती जैसे a × b, वो 0 कब होगी, या तो a 0 हो या b 0 हो, है ना, या दोनों ही 0 हो, तब ये गुणा करने पर 0 आएगा। जैसे 3 का गुणा मैं 0 से करूँगा तभी तो 0 आएगा, या फिर 0 का गुणा 3 से करूँगा तभी तो 0 आएगा, है ना। तो भाई ये दोनों गुणे में है और ये 0 हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, 0 है। इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, यानी या तो x + 5 0 होगा या x + 3 0 होगा। इन दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी ये 0 बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता। अब मुझे यहाँ से x चाहिए, तो प्लस का 5 उधर गया, क्या हो गया -5। यहाँ से मुझे x चाहिए, तो 3 उधर गया, तो क्या हो गया -3। यानी यहाँ पर मुझे 2 शून्यांक मिले, है ना, 2 वास्तविक संख्याएं मिली और ये दोनों क्या है, शून्यांक है। अगर इस बहुपद के अंदर मैं -5 रखूँगा और फिर इसको सरल करूँगा, x की जगह -5 रखूँगा और सरल करूँगा, तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। -3 रखूँगा तब भी ये क्या आएगा, 0 आएगा। और इन दोनों नंबर के अलावा आप कोई भी वास्तविक संख्या रख देना, इसका मान कभी 0 नहीं आएगा। तो चलो मैं एक बार -5 रख के देखता हूँ 0 आता है या नहीं आता है। तो देखो हमारा जो बहुपद है वो क्या है, x की घात 2 + 8x + 15।
इसमें हमने x बराबर कितना निकाला, माइनस का 5 निकाला, ये इसका एक शून्यक है। अगर मैं x की जगह पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर माइनस का 5 रखता हूँ तो मुझे ये 0 मिलना चाहिए, तभी ये इसका शून्यक होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखो -5 की घात 2 का मतलब होता है, -5 की घात 2 का मतलब होता है -5 इंटू -5, तो माइनस माइनस हो गया प्लस और 5 25, तो इसको जब हम सरल करेंगे तो ये आएगा प्लस का 25। अब यहाँ है प्लस का 8 और यहाँ है इंटू और यहाँ है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, 8 का 5 से गुणा कितना हो गया, 8 और 5 40, प्लस कितना आ गया 15। अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो दोनों प्लस वाले जुड़ेंगे, यानी 25 और 15 जुड़ जाएंगे, तो 5 और 5 10, हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया 4, तो ये हो गया प्लस का 40। और यहाँ पर क्या है माइनस का 40, 40 में से 40 गया, क्या आया 0, यानी कि -5 इसका क्या है, एक शून्यक है। तो देखो इसके दो शून्यक है, -5 और -3। हमेशा ध्यान रखना द्विघात यानी जिसमें घात 2 होती है, चर में अधिकतम घात 2 होती है तो उसके शून्यक भी 2 आते हैं। घात 1 होती है अधिकतम तो शून्यक भी 1 आता है, और घात 3 होती है तो उसके शून्यक भी हमेशा 3 आते हैं, ये भी आपको नोट करना है। अब देखो द्विघात जो बहुपद होते हैं, अभी मैंने बताया शून्यक हम कैसे निकालते हैं ना, और शून्यक और गुणांक इनके बीच जो संबंध होता है वो भी आपको अभी याद रखना है। अब मैंने यहाँ पर 2 शून्यांक मान ली, मान लो जो अभी -5 आया था और माइनस के 2 आया था, 2 शून्यक आए थे ना, तो मैं -5 की जगह मान लेता हूँ अल्फा और 1 शून्यक मान लेता हूँ बीटा, ये मेरे क्या हो गए 2 शून्यक हो गए। और गुणांक तो आपको पता ही है, गुणांक क्या होता है, तो देखो इसका व्यापक रूप क्या है, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c, तो ये a b c जो है वो इसके क्या हो गए गुणांक होंगे। और आपको अब इनके शून्यांक और गुणांक के सूत्र जो है वो याद रखना। देखो कोई भी 2 शून्यांक है जब उनको मैं जोड़ता हूँ तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा, -b/a के बराबर आएगा, ठीक है। और अगर इन दोनों शून्यांक को मैं गुणा कराता हूँ तो वो किसके बराबर आएगा, c/a के बराबर आएगा। चेक करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 2 शून्यक निकाले, -5 और -3, 2 नहीं सॉरी 3 है ना, अभी मैंने 2 शून्यक निकाले, ठीक है। देखो मैंने अभी इसको सरल किया था, वापस बता देता हूँ, मैंने 2 शून्यक निकाले, एक तो -5 और दूसरा -3 है ना। अब मुझे क्या करना है, इसकी सत्यता की जांच करनी है कि इसके गुणांक और शून्यांक वास्तव में बराबर है या नहीं है। तो इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ बताया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो हमारा एक शून्यक हो गया -5, अल्फा की जगह आएगा -5, बीटा की जगह आएगा -3, वो -b/a के बराबर होना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ दोनों माइनस के हैं, तो ये हो गया -5 और -3, यहाँ प्लस की जगह आपको माइनस लिखना है क्योंकि दोनों माइनस के, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, -b/a। अब देखो b और a क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न था वो क्या था, x की घात 2 प्लस 8x प्लस 15 है ना, ये हो गए यहाँ पर a कितना है 1, ये हो गया b और ये हो गया c। तो b हमारा क्या है, b हमारा यहाँ पर x का गुणांक है 8, तो यहाँ आ गया 8, और a हमारा क्या है, a हमारा यहाँ पर कितना है 1 है, ठीक है। तो ये हो गया -8/1, माइनस माइनस जुड़ता है ना, माइनस माइनस जुड़ेगा उत्तर माइनस में आएगा, तो 5 और 3 हो गया -8, तो -8 बराबर -8/1, 8/1 का मतलब -8 ही होता है, तो -8 बराबर -8, दोनों साइड बराबर हो गई, इसका मतलब ये हमारा कथन सही है, ये शून्यांक हो गए और ये गुणांक हो गए और इन दोनों में ये संबंध हो गया। जब इनका गुणा करूँगा तब भी इनके ये शून्यांक का गुणा जो होगा वो उनके गुणांक के बीच में ये संबंध आएगा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब है त्रिघात बहुपद, तो ये इसका व्यापक रूप हो गया, ये a b c d ये सब इनके क्या हो गए गुणांक हो गए, और इनमें कितने शून्यक निकलेंगे, तो मैंने बताया था इसमें अधिकतम घात 3 है तो इसके शून्यक भी 3 निकलेंगे, यानी ऐसे 3 नंबर होंगे जो यहाँ पर x का मान रखेंगे हम, इन तीनों के 3 मान ऐसे होंगे जिस पर ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई भी 3 मान हो सकते हैं वो, तो वो मैंने मान लिया अल्फा बीटा और गामा, ये गामा है, ठीक है।
तो ये हमारे तीनों क्या हो गए, शून्य। तो जब हम इन तीनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो वो -b/a के बराबर आएगा। फिर इनका अलग अलग गुणा करेंगे, जैसे अल्फा और बीटा का गुणा कर दिया, बीटा और गामा का गुणा कर दिया, और अल्फा और गामा का गुणा कर दिया। फिर इन सबको जोड़ दिया तो इनकी जो जोड़ होगी वो c/a के बराबर आएगी। फिर इन तीनों शून्यांकों का जो जब हम गुणा करेंगे तो वो -d/a के बराबर आएगा। तो ये भी आपको ये याद रखना है, ये फॉर्मूला है जो आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखो इसमें हमें 3 पॉइंट नोट करने हैं। पहला है रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है, तो यहाँ केवल की जगह अधिकतम कर देना आप, अधिकतम एक शून्यक होता है, यहाँ पर ये क कर दो, ठीक है। तो रैखिक बहुपद का केवल अधिकतम, ये केवल काट देना, अधिकतम एक शून्यक होता है, अभी मैंने बताया है ना। द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं, केवल की जगह अधिकतम लिखना है आपको, अधिकतम 2 शून्यक होते हैं। और त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, जो अबसद वाले क्वेश्चन है वो उसमें आपको ये पूछ सकते हैं। अब देखो अगला पॉइंट है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, यानी कि जो हम ज्यामिति का मतलब जो ग्राफ में हम ड्रॉ करते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जैसे कोई एक लाइन मैंने ड्रॉ करी, ठीक है, तो वो लाइन कहाँ से आई, किसी बहुपद से आई। और मैंने यहाँ पर सबसे पहले बहुपद कौन सा लिया, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में जो भी हमें शून्यक मिलता है, शून्यक मैंने बताया अच्छे ढंग से क्या होता है ना। तो इसमें जो भी शून्यक होता है तो उसमें उस ग्राफ में उसका क्या अर्थ होगा वो हमें बताना है, ज्यामिति में उसका क्या अर्थ होगा वो हमें समझना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कोई भी रैखिक बहुपद, उसका हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। जैसे px एक मैंने रैखिक बहुपद लिया बराबर 2x - 4, और ग्राफ बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी सारणी बनानी पड़ेगी। तो सारणी में हमें एक तो चाहिए x अक्ष और दूसरी चाहिए y अक्ष, है ना। तो ये हमारी हो गई x अक्ष और दूसरी चीज़ है y हमारा यहाँ पर क्या है px, तो नीचे आ गया px, ठीक है। अब इनके मैं 3-4 मान निकाल देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ x की जगह पर मैं 1 रखता हूँ, यहाँ x की जगह 1 रखता हूँ, तो 2 का 1 से गुणा हो गया, तो कितना बन गया 2। 2 में से 4 निकालेंगे तो कितना बना -2, है ना, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो उत्तर माइनस में आएगा, घटाएंगे लेकिन उत्तर माइनस में आएगा। तो px हमें मिला -2। फिर अगर मैं x की जगह 2 रखता हूँ, यानी यहाँ पर 2 रखता हूँ, तो 2 का 2 से गुणा हो गया 4, 4 में से 4 गया 0, यानी यहाँ पर मुझे जब मैं x 2 रखता हूँ तो px मुझे 0, यानी ये हमारा एक शून्यक हो गया। कौन, 2 एक शून्यक हो गया। 2 पर ये पूरा मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए 2 हमारा शून्यक है। फिर अगर मैं 3 रखता हूँ x की जगह पर, तो 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए, बचा प्लस का 2। फिर अगर मैं 4 रखता हूँ तो 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया, बचा प्लस का 4, ठीक है। तो केवल देखो 2 पर ही हमें 0 मिल रहा है, बाकी किसी पर हमें 0 नहीं मिल रहा है। अब हमें इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो देखो ग्राफ के लिए हमें क्या करना है, हमें चाहिए सारणी। सारणी मैंने बना ली पहले, और ये हमारी देखो, ये हमारी क्या हो गई, x अक्ष हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, y अक्ष मतलब px हो गया, ठीक है। तो देखो अगर x में 1 पर जाता हूँ, यानी यहाँ से यहाँ 0 से यहाँ, ये हो गई x अक्ष पर चलेंगे और फिर y अक्ष पर चलेंगे। तो x अक्ष पर मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, 1 पर, तो px में कहाँ पहुँचता हूँ, -2 पर। तो x में यहाँ पर मैं आ गया 1 पर, और y हमारी ये खड़ी लाइन है ना, और y कितना है, -2, और -2 नीचे है, यानी 1 और -2, यानी यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिलता है। फिर है 2 पर 0, तो x पर है प्लस का 2 और y पर है 0, 0 कहाँ है, यहाँ पर ही है हमारा, तो यही हमारा पॉइंट हो जाएगा। फिर x पर 3, ये हो गया x पर 3, y पर प्लस का 2 कहाँ है, ऊपर, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो ये पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। फिर x पर 4 और y पर 4, तो x पर ये प्लस का 4 और y पर ऊपर प्लस का 4, तो 4 हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। इन सभी पॉइंट को हम मिलाएंगे तो हमें ग्राफ मिलेगा। तो चलो मिलाते हैं स्केल से। तो ग्राफ हमारा एक सीधी लाइन है ना। और देखो ये बहुपद का जो शून्यक है, बहुपद का शून्यक क्या है, 2 है ना। ये हमारा क्या है, शून्यक है। क्यों, क्योंकि इस पर बहुपद का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, px का मान 0 आ रहा है, इसलिए 2 हमारा शून्यक है। अब देखो ग्राफ में आपको 2 कहाँ दिख रहा है, ये रहा हमारा प्लस का 2, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 हमारा क्या हो गया, शून्यक हो गया। अब हमें इसमें ज्यामिति क्या अर्थ पता चल रहा है, तो ज्यामिति ये अर्थ पता चल रहा है कि x अक्ष पर
जो हमारा ग्राफ कट करता है वही हमारा क्या होता है, शून्यक होता है। यानी ये जो लाइन है, ये जो सीधी रेखा है, वो एक्स अक्ष पर कौन से पॉइंट पर काट रहा है, तो वो हमें 2 पॉइंट पर काट रहा है, दूसरे नंबर पर काट रहा है, इसलिए 2 हमारा क्या हो गया, शून्यक हो गया। यही जो है वो ज्यामितीय अर्थ होता है। ठीक है, अब हम अगला ग्राफ समझते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में हमें पता करना है कि शून्य क्या होगा। तो अभी हमने एक चीज़ समझी, हमने क्या समझा कि एक्स अक्ष पर जो जो पॉइंट कट करता है वही हमारा शून्य होता है। तो देखो इस एक्स पर यहाँ पर कितना है, 2, ये 1 और ये 2, 2 पर हमारा देखो ग्राफ कट कर रहा है ना, तो ये हमारा शून्य हो गया। इसी प्रकार ये -2 है, यहाँ पर भी ये कट कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, शून्य हो गया। अब ये ग्राफ बना कैसे, पहले हम वो समझते हैं ताकि आपको शून्य बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। तो देखो इसमें हमारा जो बहुपद है वो है x⁻2 - 4, यानी यहाँ पर मैं शुरुआत करता हूँ -2 से। ठीक है, तो अगर मैं x की जगह -2 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यानी px का मान क्या मिलेगा, बहुपद का मान क्या मिलेगा। तो देखो -2 मतलब -2 × -2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 दूनी 4, तो मुझे प्लस का 4 मिला। तो ये हो गया 4 - 4 कितना आ गया, 0। यानी जब मैं -2 रखूँगा x तो मुझे 0 मिलेगा। अब अगर मैं -1 रखूँ तो यहाँ -1 आएगा, -1⁻2 करने पर हमें प्लस का 1 मिलेगा। अब 1 में से मैं -4 घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, -3, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो उत्तर माइनस में आएगा, है ना। तो यहाँ मुझे मिला -3। अब अगर मैं x 0 रखता हूँ, यहाँ 0 रखता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 में से 4 घटाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, -4 मिलेगा, तो मुझे यहाँ मिलेगा -4। अब अगर मैं प्लस का 1 रखता हूँ तब भी मुझे कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। 2 रखता हूँ तो 2 का वर्ग 4 होता है, 4 में से 4 गया, 0 मिलेगा। 3 रखता हूँ तो 3 का वर्ग, अब समझना 3 का वर्ग कितना होता है, 9, 3 × 3 9 होता है, -4 करेंगे तो कितना आ गया, 5, यानी 3 रखने पर मुझे मिलेगा प्लस का 5। अब ये सारे पॉइंट में जो है मैं ग्राफ में रखूँगा, देखो हमारा ग्राफ कैसा बनता है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने पहले से x अक्ष और p अक्ष बना रखा है। ये हमारा हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष, y मतलब p अक्ष है ना, p अक्ष हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले x अक्ष पर -2 पर हम कहाँ पर है, 0 पर। तो ये हो गया हमारा x अक्ष पर -2 पर ना तो ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, यानी ये 0 पर है। ठीक है, ये हो गया 0। अब -1 पर हमें -3 जाना है, तो x अक्ष पर -1 और y अक्ष पर -3, तो -3 हमारा नीचे यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट होगा। फिर x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर -4, तो 0 हमारा यही है, और y अक्ष पर -4 यानी कि -4 हमें कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा, तो ये हमारा पॉइंट हो गया अगला। फिर है +1 पर -3, यानी x अक्ष पर तो 1 और y अक्ष पर -3, तो -3 कहाँ है 1 के, यहाँ पर है नीचे, ये y अक्ष है। ठीक है, फिर 2 पर 0, x अक्ष पर प्लस का 2, ये हो गया 2, और 2 पर क्या है, 0 ही है, यानी हमारा पॉइंट यहीं पर है। फिर अगला पॉइंट है 3 पर 5, तो x अक्ष पर प्लस का 3 और y अक्ष पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऊपर ये पॉइंट आएगा हमारा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं -3 रखूँगा तब भी मुझे यहाँ पर प्लस का 5 मिलेगा। अब मैं अगर इस ग्राफ को मिलाऊँ तो देखो यहाँ पर ये पॉइंट इससे मिलेगा, ये इस पॉइंट से मिलेगा, फिर नीचे ये इस पॉइंट से मिलेगा, है ना, समझ में आ रहा है ना। फिर ये इस पॉइंट से फिर ऊपर जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये वापस सीधा इस प्रकार से इससे मिल जाएगा। तो एक परवलयाकार, ऐसे जो आकार बनते हैं यूं नीचे, है ना, ये जो आकार होते हैं इनको परवलयाकार बोलते हैं, परवलयाकार। ठीक है, तो एक परवलयाकार आकृति हमें मिलेगी। अब यहाँ पर देखो ये 2 पॉइंट पर कट कर रहा है क्या, एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पर कट रहा है, एक तो +2 पर कट कर रहा है, एक -2 पर कट कर रहा है। तो जहाँ पर ये एक्स अक्ष को ग्राफ कट कर रहा है वही हमारे क्या है, शून्यक है। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर देखो ये प्लस का 2 शून्यक है और -2 का शून्यक है। और जो हमने यहाँ पर सारणी बनाई उसमें भी देखो -2 पर px का मान 0 आ रहा है और +2 पर भी px का मान 0 आ रहा है। तो यही इसका ज्यामितीय अर्थ होता है। इसी प्रकार जो है हम त्रिघात बहुपद के भी ग्राफ बना सकते हैं और ग्राफ में जहाँ जहाँ पर बहुपद जो है वो x को कट करेगा, x अक्ष को कट करेगा, वो हमारे क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। जैसे मैं कुछ यहाँ पर प्रिंट निकाल के लाया हूँ वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखो ये ग्राफ है, इसमें ये हमारी क्या हो गई, x अक्ष हो गई,
ठीक है, और ये ऊपर हमारी क्या हो गई, वाई एक्स हो गई, यानी पी एक्स हो गया। अब इस ग्राफ में देखो एक्स अक्ष को ये ग्राफ जो है एक तो यहाँ पर कट कर रहा है और एक यहाँ पर कट कर रहा है, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, शून्य होंगे। तो 3 के बाद यहाँ क्या आता है, प्लस का 4, यानी एक प्लस का 4 इस बहुपद का शून्य होगा। ये रहा हमारा बहुपद, है ना। और यहाँ है -1, तो -1 भी इस बहुपद का क्या होगा, शून्य होगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पर एक और हमने ग्राफ बनाया, ये किसी बहुपद का ग्राफ होगा। तो ये भी देखो 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसका मतलब इसके भी कितने शून्यक है, 2 शून्यक है ना। ये सब हम द्विघात बहुपद के ले रहे हैं क्योंकि इनकी आकृति परवलयाकार होती है। यहाँ पर भी देखो ये 2 जगह कट कर रहा है, तो इसके भी कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। फिर देखो यहाँ पर ये जो बहुपद है इसका ग्राफ यहाँ एक्स अक्ष पर केवल एक पॉइंट पर कट कर रहा है ना। तो इसका केवल एक ही शून्यक होगा, 2 शून्यक इसके नहीं होंगे। अधिकतम 2 हो सकते हैं, ठीक है, और कम से कम 0 या 1 भी हो सकता है। फिर देखो यहाँ पर भी ये एक पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब इसमें भी एक शून्यक है ना। तो जैसे जैसे हम ग्राफ बनाते हैं वैसे वैसे हमें शून्यक का पता चलता जाता है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर एक ग्राफ और है, तो ये ग्राफ देखो एक्स अक्ष के ऊपर की ओर है, ये एक्स अक्ष को कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसके कितने शून्यक है, इसके शून्यक जो है वो 0 है। शून्यक क्या है, 0 है, क्योंकि ये इस ग्राफ जो है एक्स अक्ष पर कट कर ही नहीं रहा है। इसी प्रकार ये देखो ये नीचे की तरफ ग्राफ बना है ना, यानी ये भी एक्स अक्ष को कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसके शून्यक कितने हैं, 0 है। इसी प्रकार देखो ये एक त्रिघात बहुपद का ग्राफ है और ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का बना है ना, एस जैसे। और ये कहाँ कहाँ कट कर रहा है, देखो एक तो यहाँ पर कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट कर रहा है और एक यहाँ पर कट कर रहा है। यानी एक्स अक्ष को ये ग्राफ 3 जगह पर कट कर रहा है। इसका मतलब इसके 3 शून्यक है। तो देखो एक तो हो गया आपका -2, दूसरा हो गया आपका यहाँ पर 0 और तीसरा हो गया +2। तो इसके 3 शून्यक है, एक तो है +2, दूसरा है -2 और एक है 0। इसके 3 शून्यक है, अधिकतम 3 शून्यक है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर इस ग्राफ में केवल ये एक जगह पर ही कट कर रहा है, तो इसके शून्य कितने हो गए, 1 हो गए, है ना। ये भी त्रिघात बहुपद है, इसमें अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे कितना शून्यक मिला, एक ही शून्यक मिला, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 शून्यक है, एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तो इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। तो इस प्रकार से आपको ये ग्राफ का अर्थ समझना है कि जहाँ पर बहुपद में एक्स अक्ष पर ग्राफ कट करता है वही हमारे क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आज समाप्त होती है। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है, आपको वीडियो पूरी समझ में आई है, तो आपको लाइक करना है, साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी